फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण सूत्र। आप लोग को पता ही होगा कि इसका 2 पार्ट हो चुका है और ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। आप लोग का इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है। और देखिए जो पॉइंट, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक सभी सब्जेक्टों के लिए कॉमन है, तो उसकी एक ही वीडियो बनेगी आप लोग को मिलेगा वो एक ही वीडियो, जिससे कि आप लोग सभी लोग को पढ़ना है। अगर और वो वीडियो जो टॉपिक अलग अलग है तो उसकी अलग अलग बनेगी। तो आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए चलिए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें 2 ही सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है। क्या अगर आप लोग को पूछेगा यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में आप लोग को शिक्षण सूत्र पूछेगा तो अलग हो जाएगा, फिजिकल साइंस में अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही शिक्षण सूत्र दोनों में कार्य करता है। चलिए हम लोग इसका 3rd पार्ट देखते हैं। ये 2nd पार्ट में हम लोग ये सारे डिस्कशन कर चुके थे। आज की वीडियो है, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण सिद्धांत यानी टीचिंग प्रिंसिपल। देखिए बचपन में अधिकतर लोगों से यह सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुछ का जवाब होगा बड़े होकर मैं टीचर बनूंगी। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि शिक्षक कैसे बनते हैं या शिक्षण का मतलब क्या है? तो इन सारे बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का मतलब किसी भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक होता है आंतरिक मोटिवेशन, एक होता है बाह्य मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो सबसे अच्छा होता है इंटरनल मोटिवेशन। जिस बच्चे के अंदर यानी आंतरिक मोटिवेशन होता है, वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, उस कार्य को बहुत आसानी से सीख लेता है। लेकिन कहीं भी हमें बाह्य प्रेरणा की भी ज़रूरत होती है, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये मोटिवेशन मिलता रहे, तो अगर बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहेगा तो बच्चा बहुत आसानी से कोई भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो देखिए यहाँ पे मानव स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस होना। प्रशंसा पाकर हम और अच्छा प्रदर्शन या मेहनत करने की ठान लेते हैं। जैसे कि देखिए जब हम लोग पढ़ते समय हमें कोई सा टॉपिक समझ में आता है तो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम और पढ़ें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि मैथ वीक है, या मैथ समझ में नहीं आता है, या थोड़ा इंग्लिश हमारा वीक है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो देखिए समझने का कारण ये है कि हमारी वो गलती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा हमारा वीक था, हमने उस पर जोर नहीं दिया, उसको समझने की कोशिश नहीं किया, इसलिए वो छूटता गया और वो बहुत वीक हो गया। लेकिन अगर वही जब हम पढ़ रहे थे, अगर हमें समझ में आया होता या हम उस पर और टाइम दिए होते हैं और उसको समझे होते, तो शायद वो कमी नहीं होती। लेकिन जब हमें समझ में नहीं आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। और देखिए सीटेट यूपीटेट में अक्सर बच्चों का कमेंट आता है कि मैंने मैथ वाले पार्ट थ्योरी वाला होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बस पेडालॉजी वाले करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि केवल पेडालॉजी से नहीं, ठीक है सीटेट में तो हो जाएगा, सीटेट में यूपीटेट में तो शायद आप लोग का पेडालॉजी नहीं आता है, सीटेट में ही आता है। तो शायद आप लोग का हो जाए, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हो तो उसमें भी अच्छा हो जाए। लेकिन अगर जब आप सुपर टेट देने जाएंगे या अन्य कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे मैथ कैसे आप छोड़ेंगे? तो वो हमारी कमी है, हम लोग उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सब्जेक्ट और कमज़ोर हो जाता है। तो यही है कि जिस कार्य में हमें अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट हमें समझ में आता है, या जो हम कार्य कर रहते हैं हमें समझ में सही से आता है, तो हम उसको करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो कार्य हमें करते समय नहीं समझ में आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। या प्रशंसा और शाबाशी ही मनोविज्ञान की भाषा में प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा ही प्राणी की क्रियाशील बनाती है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है प्रेरणात्मक होती है। देखिए यहाँ पे वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के शिक्षण को प्रारंभ करती है और जारी रखती है, पूरा होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए, ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके।
एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित है। वर्तमान शिक्षण विधि में प्रेरणा को बहुत ही महत्व दिया गया है। बिना प्रेरणा के बालक किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले सकता है। तो देखें यहाँ मोटिवेशन का कितना महत्व है। सफल शिक्षण वही है जिसमें बालकों को अध्यापक द्वारा स्वयं कार्य करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरणा मिलती रहे। देखिए, अगर यहाँ पे कोई एक बालक है, अगर कोई भी कार्य कर रहा है, वो कार्य थोड़ा सा गलत हो गया, बच्चे को समझ में नहीं आया, जब वो शिक्षक के पास गया पूछने के लिए, तो शिक्षक कहाँ तक बताएंगे, उन्होंने डांट कर इस बच्चे को भगा दिया या कह तुम्हें आता नहीं है, तुम गधे हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो बच्चे का मनोबल गिर जाता है। वो बच्चा फिर उस चीज़ से अपने आप को दूर करने लगता है। लेकिन जब यहीं पे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, शिक्षक के पास गया, शिक्षक जब उसे बताएंगे हाँ बेटा थोड़ा सा और मेहनत करो, तुम इसको बिल्कुल अच्छे से कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम सीख लोगे, बस थोड़ा सा कोशिश करो, तुम सीख लोगे, तो यहाँ पे इस बच्चे का मोटिवेशन बहुत होगा और वो कोई भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहेगा। अगर गलत भी कोई कार्य करेगा तो फिर उस शिक्षक के पास जाएगा, पूछेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, तो उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन जब यहीं पे शिक्षक डांट देंगे तो बच्चा तो अपने आप को खुद उस सब्जेक्ट से दूर कर लेगा, या कोई गलती भी होगा तो फिर शिक्षक के पास नहीं जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग से पूछे इसके बारे में तो आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला है, देखिए, क्रिया का सिद्धांत, मिसवाल एक्टिविटीज़। इसका अर्थ है करके सीखना। आप लोग को पता ही होगा कि बच्चे को हमेशा करके सीखने पे बल देना है। बच्चा खुद करे, किसी भी कार्य को तोड़े फोड़े जोड़े। क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर होती है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को तोड़ रहा है, गलती कर रहा है, तो गलती करने से ही बच्चा सीखता है। और आप लोग के सीटेट में पूछा भी जाता है कि जो बालक गलती करते हैं वो सीखने का क्या है, क्या नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो बच्चा जो गलती करता है वो बच्चे के लिए सकारात्मक होता है, क्योंकि वो सीखने का निर्देश देता है, सीखने की दिशा बताता है। तो यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले की पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोग सीखने के लिए तत्पर होंगे, आप लोग का सीखने में यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग आसानी से केवल हेडिंग याद कर लेंगे और जो मैं बात आप लोग को बता रही हूँ उसको भी आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर देंगे तो अच्छे नंबर आएगा। तो यही है कि क्रिया करना, किसी भी कार्य पे क्रिया करते रहना चाहिए, एक्टिविटी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाए। देखिए, आधुनिक शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन हो रहा है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता। अगर आप लोग को मैं पढ़ाऊँ नहीं, आप लोग को PDF बस शेयर कर दूँ, आप लोग रट लीजिएगा और कमेंट कर दूँ कि इसको आप लोग रट के चले जाइएगा पेपर देने, तो आप लोग नहीं इंटरेस्ट लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आप लोग उसको खोलेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, यही एक छोटी छोटी वीडियो जब आप लोग के सामने जाती है तो आप लोग को ये होता है छोटी सी वीडियो है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसको देख लेते हैं, कुछ तो यहाँ से नॉलेज मिल ही जाएगा। तो यही हो कि जिस कार्य को बच्चा करने के लिए अपने हाथों से करता है, सुनता है, देखता है, तो उसको अच्छे से कर लेता है। अगर बच्चे को केवल रटंत मार विद्या दें तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी को सफल शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें बालकों को तर्क और चिंतन करने एवं समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। बच्चे के सामने कोई भी समस्या प्रकट कीजिए, बच्चा उसे करे, अपने उसे तोड़े फोड़े समझे, तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीख लेता है। जैसे कि साइकिल सिखाने की प्रक्रिया में साइकिल को पकड़ना, पेडल मारना, कई बार साइकिल चलाते समय गिर जाना आदि को हम स्वयं जब तक साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते हैं तब तक हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो बताइए, अगर हमें गाड़ी सीखना है, अगर हम केवल गाड़ी को देखते रहें, दूसरा कोई चला रहा है, हम देखते रहें कि इसी तरह तो कर रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं तो पेडल मार रहे हैं, हम भी कर लेंगे। लेकिन जब तक हम उस साइकिल के पास नहीं जाएंगे, उस गाड़ी के पास नहीं जाएंगे, हम उस पर प्रयोग नहीं करेंगे, हम उस पर थोड़ा गिरेंगे नहीं, हमें चोट नहीं लगेगा, तब तक हम नहीं सीख सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें उस कार्य को करना चाहिए जिससे कि हम आसानी से कर लें। तो क्या आप लोग बस इस हेडिंग को याद करके ये सब बातें आप लोग अपने कॉपी में नहीं मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए, मेरी यही
सोच रहती है कि बिल्कुल आप लोग से रिलेटेड उदाहरण दूं जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। बताइए अब कौन सा जो लड़का है या लड़की है कि जिसने साइकिल नहीं देखा होगा, या और आज के समय में किसने चलाया नहीं है, ये भी है। तो आप लोग के जीवन से रिलेटेड है, इसको आप लोग आसानी से समझ लेंगे। अगर आप लोग इसको अपने पेपर की कॉपी में मेंशन कर देंगे तो अच्छे नंबर मिलेगा। अगला देखिए, स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है। जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और उद्देश्यपूर्ण होगी। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन ऐसे ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशील पर जोर देती हैं। देखिए जो तीनों विधियां हैं बच्चे के करके सीखने पे जोर देती हैं, ना कि रट कर। देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में करके सीखने के मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। अगला देखिए, रुचि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि मतलब अगर किसी कार्य को करने में बालक की रुचि नहीं है तो आप उस पर लाख कोशिश कीजिए, उसको मारिए पीटिए, कुछ भी कीजिए, बालक नहीं सीख पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे में इंटरेस्ट है तो आप बस उसको प्यार से बुलाइए और अच्छे से समझाइए, बच्चा बिल्कुल सीख लेगा और सीखने के लिए तात्पर्य भी रहेगा। तो देखिए जिस विषय का या क्रिया में हमारी रुचि होती है उसको हम आसानी से सीख लेते हैं, कारण कि हम उसको बड़ी तात्पर्य के साथ करते हैं। इसलिए कुछ कुशल शिक्षण विधियों को निर्धारित करते समय बालकों की रुचि पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके लिए वह शिक्षण के विशेष सामग्रियों का चयन करते हैं। समय बालक की इच्छाओं, आवश्यकताओं और उसके चारों ओर व्याप्त परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। रुचि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाले उस तन्य में होकर सीख सकें। सीखे शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि कक्षा का अनुशासन बना रहे और अधिगमकर्ताओं को सीखने के प्रति सक्रिय रहें। देखिए ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चे को बिल्कुल ही छूट दे दें कि वो मारपीट करने लगे क्लास में, ऐसा नहीं करना है। हाँ अनुशासन बनाए रखना है, लेकिन हाँ इतना नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो, यानी बच्चे को अनुशासन और उसको सक्रिय छोड़ने में दोनों में मेंटेन करके चलना है। देखिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड एम्स। कोई भी प्राणी अनायास काम नहीं करता, उसके प्रत्येक काम का कोई ना कोई अनिश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के प्रति उसके हृदय में जितनी अवस्था और निष्ठा होती है उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही वह अधिक प्रयास करता है। व्यक्ति कोई भी कार्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, इसलिए कार्य करने वाले को कार्य के उद्देश्य से पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। उद्देश्य निश्चित होने से दूसरा प्रत्यक्ष लाभ होता है कि बालक जो कार्य करते हैं उसको क्रमबद्ध किया जा सकता है। कोई भी कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और वह कार्य उस उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता है। वैसे ही कक्षा में भी बालकों को पहले प्रकरण का उद्देश्य बता दिया जाता है और उनको उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। जैसे कार्य का उद्देश्य जितना ही स्पष्ट होता है वह उतना ही प्रेरणादायक होता है। इसी के साथ व्यक्ति उसको उतने ही लगन और निष्ठा के साथ करता है। अगला है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण हो या कोई भी कार्य, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य योजना बनाकर किया गया है या नहीं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाले भ्रमित ना हो सकें। देखिए यहाँ पे चयन का सिद्धांत है। हम बीमार हैं तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना हो और विद्यालय भी जाना हो तो इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी का चयन करेंगे ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। इसी स्थिति का चयन करना कहते हैं। यानी चयन मतलब हमें किस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है उस चीज़ का हमें चयन करना है। अगला देखिए, और देखिए आप लोग से बार बार कहती हूँ कि आप लोग को ये सारे कंसेप्ट को केवल समझना है, लेकिन जो इसके पॉइंट हुए, जो हेडिंग्स है उसको आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप लोग इतना थ्योरी का पेपर के समय नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग थ्योरी को 1 से 2 बार अभी वीडियो को देखिए इस और पेपर के समय स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि मेन हेडिंग आप लोग लिखते हुए चलिए, क्योंकि जब मैं भी बीएड की थी और पेपर पढ़ती थी तो मैं खुद जो मेन हेडिंग होती थी उसको नोट करते हुए चलती थी और उसको अपने भाषा में एक लाइन में उसको लिख लेती थी, जिससे कि पेपर के समय बस थोड़े से समय में मैं रिवीजन कर लूँ। तो उसी तरह से आप लोग को नंबर भी अच्छे आएंगे।
तो इसीलिए आप लोग को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए। मैं तो पीडीएफ आप लोग को JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। पीडीएफ भी पढ़िए, बाकी सब इधर आप लोग पीडीएफ पढ़िए, वो नोट्स आप लोग के पेपर के समय कार्य करता है। जैसे कि 2 पेपर है तो फर्स्ट पेपर का पहले दिन रिवीजन कर लीजिए, फिर सेकेंड पेपर का दूसरे दिन रिवीजन कर लीजिए, तो उसमें वो हेल्पफुल होता है। देखिए, विषय सामग्री की मात्रा इतनी हो कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। विषय सामग्री छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार हो, समय के अंदर समाप्त हो जाने वाला हो। यहाँ पे देखिए, विषय सामग्री जीवन उपयोगी हो। विभाजन का सिद्धांत यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है। रचना का सिद्धांत, किसी भी बच्चे के अंदर रचना होनी। सफल शिक्षण वही है जो बालक के रचनात्मक शक्ति का विकास करता है। नहीं कि बच्चा केवल देखकर उसी को रटता रहे, नहीं। बच्चा कुछ अपने ओर से भी क्रिएटिविटी करे, रचना करे, उसको तोड़े फोड़े, बनाए, समझे। क्वेश्चन जो पढ़ाई में है तो क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करे, शिक्षक से पूछे, तो ये रचनात्मक हो जाएगा। यानी बच्चे के अंदर रचनात्मक उत्पन्न करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी आप लोग को पता ही होगा कि हर व्यक्ति एक तरह से नहीं सीख पाता है। आप लोग को भी पता है कि कोई भी बालक है, हम एक ही उदाहरण सभी को देकर नहीं सिखा सकते, तो इसीलिए मैं आप लोग देखते ही होंगे कि कई सारे उदाहरण देती हूँ जो जिसको समझ में आ जाए। प्रत्येक बालक अपनी रुचि, शारीरिक, मानसिक दशाओं और योग्यताओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को व्यक्तित्व भिन्नताएं कहते हैं। एक कक्षा में कुछ मंदबुद्धि के बालक होते हैं जो विषय को बहुत देर में समझते हैं, कुछ तेज होते हैं, बहुत जल्द सीख लेते हैं। देखिए, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, यानी पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को किसी नवीन विषय का ज्ञान उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देना चाहिए। बालक जितना जानता है उसी से संबंधित जो नवीन ज्ञान दिया जाता है वह टिकाऊ होता है। यानी बच्चे को पुराने ज्ञान से जोड़कर बताना चाहिए। जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ रोज़ सीखते रहते हैं, ज़रूर सीखते हैं, हमें पता चले या नहीं चले, जब उसकी आवश्यकता होती है तो वहाँ पे वो प्रस्तुत हो जाता है। तो यही है कि हम अपने जीवन में डेली कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखते ही रहेंगे। देखिए, यहाँ पे चाहिए विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया से जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाने पर नया ज्ञान या कौशल बालक के जीवन का अस्थायी अंग बन जाता है। तो आज की वीडियो आप लोग के यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो भी थोड़ी चलिए था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को पहले इसी को करा दूं, जिससे कि आप लोग इसका 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग के दोनों, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने चॉइस किया है तो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट में भी नहीं बताते हैं कि वीडियो आप लोग को जो पॉइंट है, टॉपिक से आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए, जब आप लोग लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, या समझ में आता है कि हाँ, पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ गया है। इतना कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए। अपने हिसाब से जो उसका उदाहरण होता है उसको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा उदाहरण आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग के पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे बातों का मुझे ध्यान रहता है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी पेपर तक। अभी पेपर अभी आप लोग का नहीं होगा, आप लोग को पता ही होगा कि जो बच्चे इस बार एडमिशन लेंगे उन लोग का और आप लोग का एक ही साथ पेपर होता है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब